हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कई सागो मसले स्क्रीन स्लो वाले दिशा वाला सही आने स्क्रीन ओके यार चलो अचो अचो तो मैं पढ़ाई दिखा रहा हूँ अदा वे हो गर्मी का बेहतर आइयो थोड़ो शेड हो जे खुले हो जे दरवाजो है ना बुधो क्या पढ़े हो हुआ तो गाल याद दे रहा हो ना बैक्टीरिया का इंट्रो किया था हमने हाइड्रोथर्मल वेंट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वेंट वाला आज हम उससे आगे पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं भाई आर्ची बैक्टीरिया आर्चिया नॉट आर्ची बैक्टीरिया न्यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हाँ भाई डोमेन इसका कौन सा आर्चिया इन दोनों का प्रोकेरिया लेस इवॉल्व प्रोकेरिया मोर इवॉल्व प्रोकेरिया फादर ऑफ प्रोकेरिया एंसेस्टर ऑफ प्रोकेरिया एंसेस्टर ऑफ होल लाइफ है ना कॉमन एंसेस्टर है सब का अगर मैं पूछूं एनिमल प्लांट और फंजाई का कॉमन एंसेस्टर कौन है प्रोटिस्टा कहेंगे तीन टाइप के प्रोटिस्टा तीनों में से तीनों फाइलम किंगडम से इवॉल्व हुए हैं ठीक है फिर प्रोटिस्टा में जो भी आ रहे हैं वो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया जो है वो फाइनली अल्टीमेटली आर्किया से आर्किया भी है मगर मोर स्पेसिफिक बताने के लिए हम प्रोटिस्टा पे बात रखेंगे प्रोटोक्टिस्टा पर सुने भाई आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं इसको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एलोफिल थर्मोफिल लेसिडोफिल एक पॉलीमरेज का किस्सा याद है चलो यू बैक्टीरिया की हैबिटेट क्या है यूबिक्वाटस एवरीवेयर ज्यादातर बैक्टीरिया सॉइल में रहते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट डिकम्पोजिशन हर जगह करनी है कोई भी दुनिया का कोना हो डिकम्पोजिशन के अलावा रिसाइकलिंग नहीं चलेगी लाइफ रुक जाएगी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं हर जगह पे रहने वाले होते हैं हर जगह के एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं ये ओनली एक्सट्रीमोफिल है और ये पानी में रहने वाले हैं एक्वाटिक है मगर थोड़ा बहुत हॉट टेम्परेचर ये वो बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि ये कॉलोनी में रहते हैं इनका एक सेल दो सेल तीन सेल चार सेल एट्रोसिस पांचवा सेल छठा सेल एट्रोसिस ऐसे इनकी फिलामेंट बनी होती है एक ये वाला सेल इनका कहलाता है वेजिटेटिव सेल ये वाला बड़ा सेल कहलाता है इसके बारे में कुछ पढ़ा था नहीं ये साइनोबैक्टीरिया की एक फिलामेंट हो गई अब ऐसी दूसरी फिलामेंट तीसरी चौथी पांचवी छठी बहुत सारी फिलामेंट मिलेंगी और एक शीट सीक्रेट करेंगी केमिकल सीक्रेट करेंगी ग्लेटिनियस शीट और वो शीट इन सब फिलामेंट के ऊपर आ जाएगी और उस शीट में बायोन्सी की प्रॉपर्टी होगी तैरने की प्रॉपर्टी होगी तो ये तैरती रहती है पानी के सरफेस पर रहती है ठीक है क्यों रहती है पानी के सरफेस पर लाइट सीधी यूज करती है ज्यादा यूज करती है और ऑक्सीजन बनाती है तो मुझे बताएं अभी आ जाएं अगर हम इनके लिए मैंने पढ़ाया है कि सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है क्या है सेल वॉल के अंदर लिपिड ज्यादा है तो ये मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल फैक्टर तभी तो एक्सट्रीम में रह रहे हैं
किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे केमिकल सेल वॉल में नहीं है जैसे आर्की बैक्टीरिया के अंदर है, आर्किया के अंदर है। मतलब दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम में रहने के लायक नहीं है। हम उसकी बॉडी के प्रोटीन्स को, सेल वॉल को, सरफेस को, इनकी स्टेबिलिटी को देखकर बता सकते हैं। तो ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसने सहा है, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया है, एनवायरनमेंट को सर्वाइव भी किया है, रिप्रोड्यूस भी किया है। ठीक हो गया। तो सेल वॉल के अंदर, इसके अंदर क्या होगा? पेप्टिडो। मगर इसके अंदर मैंने कहा यूबीक्वाइटस है, तो हर तरह की नेचर होनी चाहिए ना, कम सहने वाली, ज्यादा सहने वाली, नॉर्मल टेम्परेचर में, बॉइलिंग वाटर में, ऐसे में वैसे में। समझ आ रही है? इसीलिए बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्या आपको नहीं पता कि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है और इसके अंदर लिपिड ज्यादा है, पेप्टिडोग्लाइकेन कम है? तो जिसके अंदर लिपिड ज्यादा है, मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, इवन एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स। कैसे? मैं बता रहा हूं, आगे चल के ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ाऊंगा डिटेल में, वहां पे बताऊंगा कैसे ये मोर नेगेटिव रेजिस्टेंट है। कैसे? एक बात याद कर लें, रटा मार लें, पिलाई इज द फीचर ऑफ, पिलाई पॉजिटिव का फीचर नहीं है। पिलाई पी से स्टार्ट होती है मगर ग्राम नेगेटिव का फीचर है, ग्राम पॉजिटिव का नहीं है। याद रख लेनी। मैं भी पूछ ले कॉन्जुगेशन ग्राम पॉजिटिव करती है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि पिलाए से कॉन्जुगेशन होती है ना। चलो ये भी पढ़ेंगे भाई। एक और बात, सेल वॉल की बात हो गई। अगर मैं आ जाऊं न्यूट्रिशन पर, तो ये केमो, क्या केमो? हेटेरोट्रॉफ। कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट में जो केमिकल बन रहे हैं, वो केमिकल यूज कर रहे हैं एज अ फूड या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड, एज अ फूड या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फूड फॉर्मेशन। एज अ सोर्स कहेंगे तो मतलब ये अपना खाना बना रहे हैं। फिर आप कहेंगे केमो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ है नहीं, वो केमिकल एज अ फूड यूज कर रहे हैं, एनर्जी तो लेंगे उनसे, मगर वही उनका फूड है, उन्हीं से ही उनको तोड़ के एनर्जी बनाएंगे। मतलब ये जो केमिकल्स हैं रेस्पिरेटरी फ्यूल है। समझ आ रही है? लाइट की एनर्जी प्लांट जो यूज करता है किसके लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। लाइट को खुद एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल थोड़ी करता है, लाइट से डायरेक्ट एटीपी थोड़ी बनती है, लाइट को थोड़ी तोड़ता है। समझ आ रही है? चलो एक और बात, ये न्यूट्रिशन में सारे टाइप की न्यूट्रिशन, इसकी न्यूट्रिशन ऑल टाइप की न्यूट्रिशन। कौन सी ऑल टाइप भाई? संबायोटिक हैं। संबायोटिक तो ये भी हैं। इकोलाई आप देख लें, इकोलाई आपका आर्की बैक्टीरिया है, आपके इंटेस्टाइन में रह रहा है। म्यूचुअलिज्म, टू वे बेनिफिट है ना, दोनों राजी, दोनों को फायदा, नुकसान किसी को नहीं। सिम्बायोटिक रिलेशन है। इकोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रह रही है, अपेंडिक्स के अंदर विटामिन के और बी के फॉर्म बना के दे रही है, डाइजेशन भी करके दे रही है, और हम उसको जगह दे रहे हैं रहने की। तो हम भी राजी हैं, वो भी राजी है, हमें भी नुकसान नहीं है, उसको भी राजी नुकसान नहीं है। कमेंसलिज्म का भी पता है, कमेंसलिज्म वन वे बेनिफिट, आम भी नहीं है, आम है। अगर वन वे बेनिफिट, वन वे हार्म कहूं तो पैरासिटिज्म, के ऊपर आया और ब्लड को निकाल के ले गया, नुकसान दे के गया ना, फायदा उठा के गया, एक को हाथ को नुकसान और पैरासाइट को फायदा, एक को नुकसान एक पार्टनर को फायदा। ये रिलेशन इज सेड टू बी एज वन वे बेनिफिट वन वे हार्म। पैरासिटिज्म वन वे बेनिफिट, अदर को न हार्म न फायदा, ये कमेंसलिज्म। चलो पैरासिटिक नेचर है आर्की बैक्टीरिया, हाँ पैरासाइटिक हैं, पैरासाइटिक हैं। जब ये आए थे तो कोई था ही नहीं, तो किसको बीमारी करेंगे, इन्होंने बीमारी करना सीखा ही नहीं, तो ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं मेजॉरिटी, मोस्टली। और ऑक्सीजन नहीं थी तो ये एन एरोबिक
रेस्पिरेशन करते हैं मोस्टली, समझ आ रही है। और ना पैरासाइटिक है ना एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो ग्रोथ इनकी वेरी लिमिटेड, ग्रोथ इनकी वेरी स्लो, रिप्रोडक्शन ओनली एक तरीका बाइनरी फिशन का, नो पैरासेक्सुअलिटी, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हाँ भाई, ये संबायोटिक भी हैं, ये पैरासाइटिक भी हैं। एग्जाम्पल पैरासाइटिक के बताएगा कोई? 1000 बीमारियां हैं इंसान के अंदर, सारे यू बैक्टीरिया की हैं, टीबी कह लें, निमोनिया कह लें, जितने भी टाइफाइड कह लें। हाँ, समझ आ रही है ना। चलो, उसके अलावा डिकम्पोजर भी हैं, सेप्रोट्रॉफ हैं, स्कैवेंजर्स भी कह लूं इसको, पॉल्यूशन को कम करने वाले भी कह लूं। बायो रेमिडेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके पॉल्यूशन को खत्म करना, इज कॉल्ड एज बायो रेमिडेशन। जैसे मछली को यूज करके मच्छर के लार्वा को खिलाया जाता है, याद है ना, पानी में मछली मच्छर के लार्वा को खा लेती हैं। तो हम ऐसी मछलियां लाएं, गांव के बाहर, शहर के बाहर पानी में छोड़ दें, ताकि मच्छर जाके पानी पे बैठ के जैसे बच्चे पैदा करे, मछली सारे खा जाए, तो मच्छर की ग्रोथ गई तो मलेरिया भी गई। तो बीमारी को कंट्रोल करना बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। पॉल्यूशन को कम करना इज बायो रेमिडेशन, बीमारी को कंट्रोल करना बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ओके। बैक्टीरिया को यूज नहीं कर सकते पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, नहीं करते बैक्टीरिया को यूज पॉल्यूशन को कम करने के लिए। कहां पे? कोई एक एग्जांपल, सल्फर बैक्टीरिया। जब सल्फर पॉल्यूशन हो जाती है तो सल्फर बैक्टीरिया को कहते हैं आओ भाई उड़ा लो सारे सल्फर को, हमें इसने तंग किया है, सांस लेने में जा रहा है, इरिटेंट हो रहा है, एलर्जन हो रहा है, ये हो रहा है, ये मसला कर रहा है, एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। या जो बहरी जहाज होते हैं, पानी में जाते हैं ऑयल लेकर, पेट्रोल लेकर, डीजल लेकर, तेल लेकर, वो जो जहाज होते हैं वो जब उनका तेल जो है वो पानी में जाता है तो क्या करते हैं पता है? बैक्टीरिया बनाते हैं। एक बैक्टीरिया को कहते हैं आओ और हम तुम्हें एक जीन देते हैं, जीन ऐड करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जीन ऐड करते हैं। और वो जीन क्या करता है पता है? वो जीन बैक्टीरिया के दिन गिनना स्टार्ट करता है, मतलब वो जीन एक केमिकल बनाता है और वो केमिकल सेल के अंदर बनता बैक्टीरिया को मार देता है। मतलब बैक्टीरिया की लिमिट रखते हैं कि ये 20 दिन में चलेगा, खत्म, इसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल दैट प्रोड्यूस बाय द इंसर्टेड जीन। हमने जानबूझ के जीन ऐड किया ताकि ये केमिकल बनाए, उस केमिकल की वजह से बैक्टीरिया मर जाए। अब ये किस्सा क्या है? किस्सा ये है हमें ऑयल को खत्म करना है पानी के सरफेस से, ऑयल को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्योंकि ऑयल एक बैरियर है जो पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने देगा और पानी में ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा। तो ये जो लाइफ है पानी के अंदर तो सर्वाइव करेगी, मसला करेगी, सर्वाइव करेगी, डिफिकल्टी से सर्वाइव करेगी। समझ आ रही है ना? गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी बिटवीन पानी एंड एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयली लेयर। हम बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं वहां पर, हमें पता होता है ये बैक्टीरिया इतने दिन के बाद मर जाएगी। ऑयल जितना ज्यादा उतने उसके दिन बढ़ाते हैं, दिन का काम स्लो रखते हैं। तो बैक्टीरिया को छोड़ेंगे, बैक्टीरिया ऑयल खाएगी, जब तक ऑयल खाएगी तब तक मरने का दिन आ जाएगा, तो ऑयल खा के मर जाएगी। समझ आ गई बात? मारा क्यों हमने इसको? सारी दुनिया का ऑयल ना खा ले। समझ आ रही है? हमें ये ऑयल खिलाना है जो नुकसानकार था। ऐसा ना हो ये ग्रो करके इतनी फैल जाए और इंसान ऑयल के लिए तड़पता रहे, क्या ऑयल कहां गया? ठीक है ना? चलो, इसीलिए हमें इसकी डेथ को कंट्रोल करते हैं। ये भी पॉल्यूशन को खत्म किया हमने। ऑयल एक पॉल्यूटन था, जो भी केमिकल एनवायरमेंट को ना पसंद हो वो पॉल्यूटन कहलाता है। चलो भाई, बहुत सारे किस्से हैं इसके बैक्टीरिया के, मगर छोड़ दें। प्लाज्मिड इसके पास नहीं होता, इसके पास होता भी है नहीं भी होता। ठीक है, होता है मतलब होता है, कुछ के अंदर नहीं भी होता। और रेयरली इनके अंदर यार प्लाज्मिड होता है, रेयरली इनके अंदर होता है, ज्यादातर इनके अंदर होता है। अच्छा,
क्या बात क्या हो रही थी? हाँ, इनकी न्यूट्रिशन की हो रही थी ना, यार टाइप की न्यूट्रिशन, और ये वाले कौन सी न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो ये भी हैं। ये तीनों कौन सी कैटेगरी में आ गए? संबायोटिक, पैरासाइटिक, डिकम्पोजर, एटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ भी हैं। अब ऑटोट्रॉफिक के दो तरीके होते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ के दो तरीके होते हैं, ऑक्सीजनिक वाला, ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस करने वाली फोटोसिंथेसिस। तो भाई मुझे बताएं, बैक्टीरियो, क्लोरोफिल और क्लोरोबियम में से इवॉल्व टाइप की पिगमेंट कौन सी है? बैक्टीरियो, क्लोरोफिल, क्लोरोबियम कम, और फाइकोसाइनिन और ताकत वाली है। फाइकोसाइनिन किसके पास है? ब्लू ग्रीन एल्गी फाइकोसाइनिन। साइनिन का मतलब है ब्लूइश ग्रीन, इसी पिगमेंट की वजह से ये ब्लूइश ग्रीन इसका कलर है। फाइकोसाइनिन पिगमेंट है, इसको अल्जी कहते हैं, मगर अल्जी है बैक्टीरिया, अल्जी की तरह है ऑटोट्रॉफ, अल्जी की तरह है एक्वाटिक, अल्जी की तरह अपना खाना खुद बनाती है। अल्जी इससे इवॉल्व हुई है, प्लांट किंगडम इससे इवॉल्व हुआ है। समझ आ रही है? आर्की बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से, अल्जी से, ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से, जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म। एवोल्यूशन अभी भी चल रही है। चलो, बात ये है कि केमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? केमो ऑटोट्रॉफ का ये मतलब है, मैं बताता हूं अगली स्लाइड पर। एक बैक्टीरिया है, एक क्या करता है, NH4 को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ, नॉट एज अ फूड। अगर एज अ फूड यूज करें तो ये केमो ऑटोट्रॉफ है। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी लाइट से नहीं ले रहा, लाइट से नहीं ले रहा। समझ आ रही हैं बातें? अब इसको तोड़ के इससे निकाल रहा है एनर्जी, एनर्जी से बना रहा है एटीपी। अब एटीपी बन गई, क्या डार्क रिएक्शन करने के लिए एटीपी नहीं चाहिए? ग्लूकोज बनाने के लिए एटीपी चाहिए। तो एटीपी कहाँ पे बनती है? लाइट रिएक्शन में वाटर के इलेक्ट्रॉन से एंड प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, टीएमएफ से। तो ये एटीपी बन गई। अब दूसरा अमोनियम आयन लेगा, दूसरे से हाइड्रोजन लेगा और CO2 को हाइड्रोजन से फिक्स करने के लिए यूज करेगा एटीपी, ये बन गया ग्लूकोज। तो ये बन गया केमिकल को यूज करने वाला ऑटोट्रॉफ। समझ आ रही है बात? अब मैंने ये अमोनियम आयन का एग्जांपल दिया, इस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। ऐसे सल्फर केमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, सल्फर हाइड्रोजन को यूज करते हैं, सल्फर के साथ जो सल्फेस H2S होता है उसको तोड़ के उससे एटीपी बनाते हैं, फिर इसको तोड़ के हाइड्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन को CO2 के साथ मिला के ये बन गया ग्लूकोज। एनर्जी नॉट डिराइव फ्रॉम द लाइट, अगर लाइट से आ रही है तो फोटो ऑटोट्रॉफ। एनर्जी कहां से आ रही है? केमिकल से, केमिकल से, तो केमो ऑटोट्रॉफ। तो ये वाले कहां गए? ये वाले केमो ऑटोट्रॉफ भी हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ भी हैं, मगर एनऑक्सीजेनिक हैं। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ ओनली, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ ओनली। ये बात हजम नहीं हुई? नहीं हुई ना, बहुत सारों को नहीं हुई भाई। देखें अभी बात सुने, H2S प्लस CO2, लाइट ने इसको तोड़ा। पहले मैंने कहा H2S से हाइड्रोजन निकाल के डायरेक्ट क्या बनाई? यहाँ पे लाइट यूज की मैंने? नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं यूज की, ये केमो ऑटोट्रॉफ है। यहाँ पे H2S को तोड़ने के लिए लाइट आई, लाइट ने इस हाइड्रोजन को एनर्जी भी दी, इसके पास पहले से एनर्जी थी। समझ आ रही है बात? इसके पास एनर्जी नहीं थी, थोड़ा भी लाइट ने, एनर्जी भी लाइट की आई। चलो, तोड़ने के बाद इससे एटीपी भी बनी। अब एटीपी में एनर्जी लाइट की, एटीपी बनाने के बाद
अगेन लाइट का इस्तेमाल और लाइट के इस्तेमाल से इन दोनों को जोड़ा जाएगा, किसको, CO2 और हाइड्रोजन को, ये ग्लूकोज बन जाएगा। लाइट यूज हुई, ऑक्सीजन बनेगी, क्या बनेगा, इन दो से ग्लूकोज बनेगा और सल्फर बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, या ऑक्सीजन बनेगी। मतलब ऑक्सीजन तब बनेगी जब CO2 के साथ लाइट की मदद से पानी को तोड़ने वाला मैकेनिज्म, मतलब फोटोलाइसिस इज द फीचर ऑफ ओनली साइनोबैक्टीरिया। पानी को तोड़ना बाय लाइट इज द फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो पानी को तोड़ेगी तो पानी वाली ऑक्सीजन जाएगी, हमारे पास आएगी, प्लांट से जाएगी, हमारे पास आएगी, सांस लेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की इवोल्यूशन से जो इवोल्यूशन करवाने वाला है वो कौन है, जिसका कंट्रीब्यूशन है एरोबिक रेस्पिरेशन में, साइनोबैक्टीरिया। अब आप कहेंगे सर बैक्टीरिया भी तो एरोबिक हैं, तो बाद में इवॉल्व हुए हैं, अभी भी नए नए बैक्टीरिया बन रहे हैं, मगर बैक्टीरिया ही बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया बन गई, अब बैक्टीरिया इवॉल्व नहीं करेगा, बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी नहीं बनेगी, बैक्टीरिया की न्यू स्पीशीज नहीं बनेगी। इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस। समझ आ रही है? तो आपको पता चलेगा बैक्टीरिया ब्रायोफाइट से कोई नए टाइप का प्लांट बन गया है। अगर आप इवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं तो मैं तो नहीं करता, ठीक है। मतलब बीइंग एवोल्यूशन ब्रायोफाइट से टेरिडो बना है, फ्यूचर में ब्रायोफाइट से कोई और भी, जैसे प्रोटिस्टा से कितने टाइप के एनिमल ऑर्गेनिज्म बने, प्लांट भी, एनिमल भी, फंजाई भी, एक होना चाहिए था ना। कुछ ने यूं इवॉल्व किया, कुछ ने यूं इवॉल्व किया, कुछ ने यूं इवॉल्व किया। जैसे बाइपीडल लिजर्ड से किसने इवॉल्व किया, डायनासोर ने भी इवॉल्व किया, बर्ड ने भी इवॉल्व किया, रेप्टाइल से मैमल ने भी इवॉल्व किया। चलो भाई, क्या क्या हो गया। इसकी कॉलोनी को क्या कहते हैं, सारी कॉलोनी को कोइनोबियम, एक को फिलामेंट, ये वेजिटेटिव सेल है और ये हेटेरोसिस रिप्रोडक्टिव सेल है। रिप्रोडक्शन मैंने कंप्लीट नहीं किया, सॉरी। रिप्रोडक्शन इसका कौन सा, ओनली बाइनरी फिशन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो गेमेट, नो पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी समझ रहे हैं, एक बैक्टीरिया, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ये दो पेरेंट हो। बैक्टीरिया में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ही नहीं, इंसान के अंदर है ना, मेल और फीमेल की शक्ल अलग अलग है, पहचान लेते हैं ये मेल है ये फीमेल है। बैक्टीरिया के अंदर कोई मेल फीमेल कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एक स्पर्म का कॉन्सेप्ट है ही एक सेल। तो दो पेरेंट नहीं है पहले तो, और गेमेट नहीं बनते, तीसरा फर्टिलाइजेशन नहीं होती, चौथा ऑफ स्प्रिंग बनता है मगर चेंज नहीं बनता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट, बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन, गेमेट बनेंगे, गेमेट फ्यूज करेंगे और अब बच्चा पैदा होगा, कैसा, बाप और मां से चेंज। कौन से 3-4 फैक्टर हैं जो बच्चे के अंदर चेंज ला रहे हैं अपने वालिदैन से इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर वन म्यूटेशन। माइनर की बात कर ली पहले ही आपने, अच्छी वाली ताकत वाली बातें बताएं। ये भी दूसरे नंबर पर माइनर है, आप पीछे से ऊपर जा रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर थोड़ी होने की प्रोबेबिलिटी है ना, नहीं भी हो सकती। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम, 23 क्रोमोसोम मां के 23 बाप के, पता नहीं वो जीन कैसे, वो जीन कैसे, समझ आ रही है। डिफरेंट जीनोम का मर्ज होना, सेग्रीगेशन होना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना, ये 3 मेजर चेंज लाने के रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी म्यूटेशन भी कह लें, हो भी सकती है, क्रॉसिंग ओवर भी। ये चीजें हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़ी चेंज लाती हैं। कोई भी एक बच्चा किसी दूसरे अपने भाई बहन जैसा नहीं होता, लाजमी चेंज होती है ड्यू टू दीज 5-6 फैक्टर्स। चलो भाई, एक और बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट, अगर एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरी बैक्टीरिया के पास जाए, ये बैक्टीरिया है कैप्सूल वाली या सलाइन वाली, और इसके पास नहीं है, तो मुझे बताएं इसके पास कैप्सूल बनाने वाला जीन है नहीं। इस बैक्टीरिया और इसमें जेनेटिकली डिफरेंट है, फिनोटाइपिकली भी डिफरेंट है। चलो भाई, अभी इसका जीन इसके पास आ गया ड्यू टू द वायरस लेके आई, या पिलाए के थ्रू आया, या इसने ये मर गई ये बैक्टीरिया। मैं 3 चीजें बता रहा हूं, इस पर टॉपिक निकलेगा, गौर से सुने।
या वायरस ने इसका जीन लेकर इधर आई। वायरस कैसे लाती है एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे के पास? नहीं भाई, मां तो का क्लास वठी को खुशखबरी वठां दो जी। हाँ हर वरतो अथव तो भाउ हे वॾो टाइम थी वियो आहे, 12:30 थी वियो आहे। एसन सां राब्तो कयो अथव? उहो आहे गॾा तव्हां सां? हलो हलो बीहो बीहो, मां क्लास पूरो कयां वरी कचहरी कयूंगा जी। इहो ई गेट आहे हिकिड़ो ई। कहिड़े गेट ते बीठा हो? मतलब सफ़ा ॿाहिरि बीठा हो या हुन बिल्डिंग वारे गेट ते? हा बसि ओके आहे, इहो हिकिड़ो गेट आहे। हिते बीहो सफ़ा ठाहे ॾिसो छोकिरनि खे, ठाहे ॾिसो जेको अचे हरू भरू बि पुछो। मां टाल कयांव थो। राउंड कमीशन जो टाइम वरी अची वियो आहे। दोस्त बीठा आहिनि, अॼु इंटरव्यू शुरू आहे माण्हुनि जो। अॼु इंटरव्यू थींदो त ख़बर पवंदी त इंटरव्यू कीअं थो थिए। फॉर्मेलिटी हले थी, सुठो थिए थो, ताक़त वारो थिए थो, एक्सपर्ट कीअं आहे, कहिड़ी लेवल जो आहे, यूनिवर्सिटी जो आहे, छाजो माहिर आहे, अकेडमी जो आहे, सवाने बाग आहे, सॼी ख़बर पवंदी। दुआ कयो त माना भलाई थिए, चङो हुजे, को लेवल वारो हुजे, जंहिंसां ॻाल्हाइण में मज़ो अचे। गुजे निभागो त पोइ खिची लॻी वेंदो सफ़ा। हाँ भाई बॉयज सुने बॉयज, ये है बैक्टीरिया, ये वाली बनाइए। ये कौन सी वायरस है? ये इसका डीएनए, ये इसका डीएनए, ये किसका डीएनए है? ये बैक्टीरिया का डीएनए है, मगर वायरस वाले डीएनए ने आकर इसको तोड़ दिया है टुकड़ों में। ब्लैक कलर का डीएनए किसका है ये? और सा बताओ। अब सुने क्या होगा। ये वायरस का डीएनए अंदर आया, अटैच हुआ, प्रोफेज बना, फेज बना, आज के डीएनए को तोड़ दिया। जब वायरस बन रही थी तो ये वायरस के डीएनए, यहाँ पे वायरस बनेगी, अपना डीएनए अपनी प्रोटीन। मुझे बताएं ये जो वायरस बन रही है इसको अपना डीएनए है या बैक्टीरिया का? ये वायरस बैक्टीरिया वाले डीएनए की अगर इस वायरस के पास आ जाए, अटैक करे तो डीएनए ट्रांसफर करेगी कौन सा, वायरस वाला या बैक्टीरिया वाला? तो ये बैक्टीरिया का डीएनए है अपना और ये डीएनए आ गया दूसरी बैक्टीरिया का, तो ये बैक्टीरिया खुश होगी या परेशान होगी? खुश होगी कि भाई मेरे पास ऐसा जीन आया है मेरी बैक्टीरिया का जो मेरे पास था ही नहीं। लेके कौन आया? गलती से असेंबलिंग गलती हो गई है ना, एबनॉर्मल असेंबलिंग हो गई। अगर वायरस का जीन होता तो इस बैक्टीरिया का सत्यानाश। ये तो यार जीन बैक्टीरिया का है ना। अब कैसे एक बैक्टीरिया का जीन इधर आया? कौन लेके आया? थर्ड पार्टी लेके आई। इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया की ओर थ्रू थर्ड पार्टी वायरस। अब मुझे बताएं ये जीन कौन सा था पता है? ये बैक्टीरिया और इसमें दोनों में फर्क था। कौन सा? और भी बहुत सारे थे मगर मैं कैप्सूल की बात कर रहा हूं। अब कैप्सूल वाला जीन इसके पास मिल गया, कहां से? कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया से, बाय चांस। अब मुझे बताएं ये बैक्टीरिया जब बच्चे पैदा करेगी, नई बैक्टीरिया पैदा करेंगी, इनके पास कैप्सूल आएगा कि नहीं आएगा? तो चेंज आई कि नहीं आई? मगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, कॉन्जुगेशन को, ट्रांसडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है दो पेरेंट्स, ये तो एक ही रिप्रोड्यूस कर रही है, बाइनरी फिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है दो गैमेट, इसने तो गैमेट बनाया ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है फर्टिलाइजेशन, गैमेट ही नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है ऑफस्प्रिंग का चेंज होना। चेंज बना है बच्चा, चेंज बना है किससे? इस बैक्टीरिया से। क्यों? दूसरी बैक्टीरिया का जीन आया। अब इसे ना सेक्सुअल कहेंगे ना सेक्सुअल कहेंगे। सेक्सुअल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बच्चा चेंज है। इनकैप्सुलेटेड अनकैप्सुलेटेड से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बन गई। और सेक्सुअल की तरह सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल की तरह बच्चा चेंज है और एसेक्सुअल की तरह
नो फर्टिलाइजेशन, नो दो पेरेंट, नो गैमेट, तो ना सेक्सुअल है ना एसेक्सुअल, इसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? ये तीन तरह से जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया का दूसरी की ओर जाता है, एक वायरस के थ्रू जिसको कहते हैं ट्रांसडक्शन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन बाय वायरस, कॉन्जुगेशन बाय पिलाय, मतलब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया दोनों का पिलाय आपस में मिलेगा और उससे जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर होगी। जिस बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जाएगा वो रेसिपिएंट या माइनस, जिससे जाएगा डोनर या प्लस, या मेल, वैसे मेल फीमेल है नहीं, कंसीडर करेंगे मटेरियल देने वाला मेल बैक्टीरिया, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि गेमेट थोड़ी बने, गेमेट थोड़ी फ्यूज हुए, दोनों का जेनेटिक मटेरियल थोड़ी मिला, एक का जेनेटिक मटेरियल वो भी थोड़ा, एक जीन दो जीन एक प्लाज्मा में टुकड़ा ट्रांसफर हुआ है, तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना बाय पिलाय, पिलाय को सेक्स पिलाय भी कहते हैं, पिलाय को कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहते हैं। जब पिलाय क्या करे? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करे, अदरवाइज पिलाय को पिलाय कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा तीसरा तरीका क्या है? एक बैक्टीरिया थी, दूसरी बैक्टीरिया भी थी, ये थी कैप्सुलेटेड, ये थी, इसको मार दिया या ये मर गई, बैक्टीरिया मर गई, हीट से किल हो गई, मगर इसका डीएनए रिमेन जिंदा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ द सेल इज, तो डीएनए बचा पड़ा है, टुकड़े पड़े हैं कहां पे? जहां पे ये दोनों बैक्टीरिया रह रही थी, अब ये रह रही है, ये मर गई है, इसका डीएनए कहां पे पड़ा है? इसके सराउंडिंग में। इट में भी ये दोनों इंसान के अंदर है, इट में भी किसी एनिमल के अंदर है, इट में भी ये प्लांट के अंदर है, इट में भी ये सॉइल के अंदर है। ये बात जान लें, ये मर गई है, ये जिंदा है। रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन में रफ किसको कहते हैं? इसके पास कैप्सूल नहीं होगा, कहते हैं ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दो स्ट्रेंड होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक के ऊपर कैप्सूल होता है उसको कहते हैं एस स्ट्रेन स्मूथ, एक के ऊपर नहीं होता उसको कहते हैं रफ स्ट्रेन। याद है ना? दोनों स्ट्रेप्टोकोकस हैं, मगर जो निमोनिया करती है वो स्मूथ, मतलब वायरुलेंसी, वायरुलेंसी एस में है या आर में है? एस में है, ड्यू टू द कैप्सूल। समझ आ रही है बात? बातें इजी हैं, क्यों नहीं समझ आ जाएंगी? थोड़ी स्पीड है मगर बातें इजी हैं, पड़ी हुई हैं। चलो, मैं क्या कह रहा था? मैं ये पूछने वाला था कि भाई मुझे बताएं, अब अगर बैक्टीरिया का मूड हो जाए, ये डीएनए एब्जॉर्ब कर ले अंदर, एब्जॉर्ब कर ले बाहर सराउंडिंग से, मे बी प्लाई से, मे बी मेम्ब्रेन से, मे बी इनफोल्डिंग से, एंडोसाइटोसिस से, कैसे भी डीएनए पर आया एब्जॉर्ब कर ले मरी हुई बैक्टीरिया का, तो मुझे बताएं ये चेंज होगी कि नहीं होगी? क्यों? पराया नया डीएनए आ गया, जीनोम में चेंज आ गई, जब जीनोम में चेंज आ गई, ये बैक्टीरिया जब दो बैक्टीरिया पैदा करेगी तो इसके अंदर वो फीचर इसके वाले होंगे, सारे फीचर होंगे, या जो जीन गए हैं वो फीचर होंगे? जो जीन गए हैं वो गए हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया शक्ल चेंज करेगी, अपनी कैसी शक्ल बनाएगी? इसके जैसी, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया ने अपनी शक्ल ट्रांसफॉर्म की, आर स्ट्रेन से क्या बन गई? ये ग्रिफ्थ नाम का साइंटिस्ट था, उसने देखा ये जो चूहे हैं उनको निमोनिया हो गई है, इसने देखा चूहे का इलाज करना है, क्योंकि चूहा साइंटिफिक एनिमल है, जितने भी इंसान के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हैं चूहे पे किए जाते हैं, जितनी भी ड्रग्स का यूज है पहले उसका एक्सपेरिमेंट चूहे पे किए जाते हैं, वो अगर बच गया तो मेडिसिन इंसान को देते हैं। तो चूहा बड़ा प्यारा साइंटिस्ट को ऑर्गेनिज्म है, तो साइंटिस्ट कहते हैं चूहे को नहीं मरने देना भाई, इलाज करना है। देखो भाई, देखा आर स्ट्रेन लगा के देखी, चूहा रिमेन जिंदा, उसने कहा ये वेरुलेंट नहीं है, निमोनिया ये काज नहीं कर रही। एस स्ट्रेन लगाई, चूहा हेज गॉन, निमोनिया हो गई। साइंटिस्ट ने कहा ये वेरुलेंट है, फिर क्या किया? इसको ईट से किल करके इंजेक्ट किया तो चूहा रिमेन जिंदा। और फिर क्या किया? चौथा एक्सपेरिमेंट, दोनों को मिला के इंजेक्ट किया, मगर इसको मार के, इसको ईट से किल करके, क्या इसके डीएनए को इसने किल किया? बैक्टीरिया किल हो गई, डीएनए रिमेन जिंदा,
तो इंजेक्शन जो भरी उसमें ये बैक्टीरिया कंप्लीट थी और इसके क्या थे, डीएनए कंप्लीट थे, मिला के इंजेक्ट। साइंटिस्ट को पता था इसका डीएनए बचा हुआ है, साइंटिस्ट को बैक्टीरिया ही नहीं दिख रही थी सही से, समझ आ रही है? क्योंकि ये जो टाइम है ये पुराना टाइम है, तो दोनों इंजेक्ट की मिला के होना ये चाहिए था कि बीमारी ना हो, क्योंकि ये बीमारी करता नहीं है, मरा हुआ है। साइंटिस्ट का इसको मार के मैंने इंजेक्ट किया, ये बीमारी करेगा नहीं, ये कर नहीं सकता। फिर भी माइस मर गया, माइस मर गया। इसने कहा क्यों भाई? बॉडी को तोड़ फोड़ के ऑब्जर्वेशन की कि एस टाइप पड़े हुए हैं। परेशान हो गया यार, मैंने तो आर स्ट्रेन लिविंग लगाई, इस स्ट्रेन को तो ईट से किल किया था। इसने सोचा अच्छा कोई ऐसी चीज होगी जो एस स्ट्रेन की आर स्ट्रेन ने एब्जॉर्ब कर ली है। माइस की बॉडी में तो 7 थे ना, क्या इसका और इसकी फुल बैक्टीरिया, इनका इसने कुछ एब्जॉर्ब किया है इसका मरे हुए बैक्टीरिया का एनवायरमेंट से, चूहे की बॉडी से या इंजेक्शन में, तो इसने अपनी शक्ल चेंज कर दी है। मतलब बातें दो हैं ओ छोकरा, बातें दो हैं, या तो ये मरी हुई रिमेन फिर जिंदा हो गई, या इसने डीएनए एब्जॉर्ब करके शक्ल चेंज की। कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? शक्ल चेंज हुई है। आर स्ट्रेन की इंटू द, ये पूछेगा 2024 में, ये पूछेगा कि आर स्ट्रेन से एस बनी है या एस से आर बनी है। आर से एस, एस का डीएनए एब्जॉर्ब करके। दिस फिनोमेना इज रिकॉम्बिनेशन का थर्ड टाइप क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पैरासेक्सुअलिटी को मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में तीनों टाइप पढ़े। रिप्रोडक्शन आरसी बैक्टीरिया का कौन सा पढ़ा हमने? ओनली बाइनरी फिशन एसेक्सुअल, और कोई नहीं। और यू बैक्टीरिया का एसेक्सुअल हमने नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे कि ये बाइनरी फिशन करती है, मल्टीपल फिशन करती है, बडिंग करती है, एग्जियोस्पोर बनाती है, एंडोस्पोर भी बनाती है, कोनिडियोस्पोर भी बनाती है। इनको कल पढ़ेंगे, ग्रोथ को भी कल पढ़ेंगे। और एक बात सुने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी एसेक्सुअल करती है, और उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन, अकाइनेट, हार्मोगोनिया, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, देखेंगे। एक आखिरी बात कान की सुन लें, जल्दी नहीं है कोई, बस देख बन गए हैं, सुने। ये जो बना हुआ है इसको तो क्लियर करें ना। ये वेजिटेटिव सेल सारे बॉडी के काम करते हैं, मतलब एक सेल जो एक बैक्टीरिया करती है वो सारे काम कौन करता है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये वो डिवीजन वेजिटेटिव सेल करते हैं। हेटेरोसिस क्या करता है? हेटेरोसिस का काम है, हेटेरोसिस का काम है नाइट्रोजन को फिक्स करके देना। हेटेरोसिस वेजिटेटिव से ही मॉडिफाइड बड़ा सेल है। जैसे हमारी बॉडी से न्यूरॉन बड़ा हो गया है, अभी एम्पल को ट्रांसफर करता है, ऐसे वेजिटेटिव सेल से पिगमेंट को, सिस्टम को खत्म करके ये बड़ा सेल बना है। इसने एक सिस्टम इंस्टॉल किया है नाइट्रोजन को फिक्स करने का, कि भाई जितनी भी फिलामेंट है नाइट्रोजन मैं दूंगा, मेरे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए। मैं मशीन रखूंगा N2 को, ये वाहिद दुनिया का ऑर्गेनिज्म है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट N2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। नहीं तो जो प्लांट होते हैं NO2 नाइट्रेट, NO3 नाइट्राइट या NH4 अमोनिया माइन के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। N2 मतलब दोनों के बीच कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इतनी स्टेबल को तोड़ने का मैकेनिज्म किसी भी दुनिया के ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ये वाहिद ऑर्गेनिज्म है, इसके पास मैकेनिज्म है N2 को भी तोड़ने का। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करती है। चलो जी एक और बात, ओनली रिप्रोडक्शन नहीं, हेटेरोसिस का पहला मेन काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना। क्या मैं कहूं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कम करेगा और जमीन की नाइट्रोजन को बढ़ाएगा, यूजेबल नाइट्रोजन को बढ़ाएगा और एटमॉस्फेयर वाली स्टेबल नाइट्रोजन को कम करेगा। इसके अगेंस्ट एक बैक्टीरिया होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? डीनाइट्रीफाइंग क्या करते हैं? जैसे प्रोटीन टूटेगी इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकलेगा,
अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच होगी तो क्या बनेगा, इज कॉल्ड एज। अच्छा, अगर डेड बॉडी का टूटना इनटू द प्रोटीन, प्रोटीन से अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकलना इज कॉल्ड एज डीअमीनेशन से अमाइनो ग्रुप बनना, अमोनिया बनना। डिकम्पोजिशन में डीअमीनेशन से अमोनिया बनती है, इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। अमोनिया बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, डिकम्पोजर ही होते हैं, अमोनिया बनाते हैं, प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब अमोनिया से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो N2 बनाते हैं, कुछ जो है NO2 बनाते हैं, कुछ जो है NH3 बनाते हैं, कुछ NO3 बनाते हैं। ये यूजेबल फॉर्म और ये नॉन यूजेबल फॉर्म। तो जो इसको NH3 को N2 में कन्वर्ट करे, मतलब ये ऑर्गेनिज्म से नाइट्रोजन को भगा रहा है, ये डीनाइट्रिफिकेशन। वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन, साइनोबैक्टीरिया। फर्टिलिटी को बढ़ाएगा कम करेगा, बढ़ाएगा। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म ना हो, डिकम्पोजर ना हो, हर जगह डिकम्पोजर होते हैं, अगर किसी जगह डिकम्पोजर ना हो तो वहां पे डेड बॉडीज को कैसे मिट्टी में मिलाया जाएगा, मिट्टी तो खाली हो जाएगी, सॉइल तो खाली हो जाएगी। मिनरल से हमारे बॉडी से ही, हमारे बॉडी को ही, इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गन, उनकी बॉडी से ही मिनरल बनाए जाते हैं बाय डिकम्पोजर। अगर डिकम्पोजिशन कहीं पे भी नहीं हो रही या कहीं पे भी डिकम्पोजर नहीं है, वहां पे लाइफ सर्वाइव नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि प्लांट पैदा नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, हर्बीवोर के लिए खाना नहीं होगा, हर्बीवोर नहीं होंगे तो कार्निवोर नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। चलो आगे चीजें पढ़ेंगे, आज के लिए काफी है। बाकी हेटेरोसिस का काम रिप्रोडक्शन में है, वो कल पढ़ाऊंगा, हार्मोगोनिया एंड एकाइनेट फॉर्मेशन में।